नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में, जिसके कारण इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, ये कैसे शुरू हुआ, इसका पूरा इतिहास क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे 1984 में जो दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे, उनके बारे में। और हम खालिस्तान मूवमेंट क्या है या खालिस्तान आंदोलन क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं खालिस्तान के बारे में। खालिस्तान का मतलब क्या होता है? तो खालिस्तान का मतलब होता है वह जगह जो सबसे पवित्र है, यानी कि एक पवित्र जगह। ये सिखों द्वारा चलाया गया एक राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसमें सिखों द्वारा एक अलग देश की मांग की गई थी, जो कि पंजाब को मिलाकर बनना था। भारत का जो पंजाब है उसे मिलाकर एक अलग देश बनना था, जिसका नाम होता खालिस्तान। खालिस्तान सिखों द्वारा एक अलग देश की मांग की गई थी, तो उसी का नाम था खालिस्तान। अब हम जान लेते हैं सिखों के इतिहास के बारे में। सिखों का इस पूरे विवाद से क्या संबंध है? तो सिखों के जो चौथे गुरु थे, जिनका नाम था गुरु रामदास, उन्होंने 16वीं शताब्दी में अमृतसर शहर की स्थापना की थी। और इसी अमृत शहर में जो सिखों के 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जन देव, उन्होंने हरमंदिर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल की स्थापना की थी 1605 में। गोल्डन टेम्पल बनवाया था गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। और यहीं पर आदि ग्रंथ भी रखा है इसी गोल्डन टेम्पल में। इसके अलावा 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो सिख हैं, उनकी लड़ाई चलती रही मुग़ल एम्पायर से और अफ़गानी एम्पायर से। अफ़गान का जो दुर्रानी एम्पायर था उनसे, और मुग़लों से इनका लगातार लड़ाई चलती रही। तो ये है सिखों का इतिहास। ये है हरमंदिर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल, जो सिखों की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, जिसे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। 5वें गुरु अर्जन देव या अर्जुन देव ने इसे बनवाया था 1605 में। तो ये थी सिखों की पुरानी हिस्ट्री। इसके अलावा थोड़ा और आगे आते हैं 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में जो सिख थे वो अलग अलग मिसलों में बटे हुए थे। मिसल एक प्रकार से एक अलग अलग राज्य थे। कुल मिलाकर 16 मिसलें थीं, 16 के समथिंग आई थिंक मिसलें थीं, अलग अलग राज्यों में ये बटे हुए थे। इन्हें एक किया था राजा रणजीत सिंह ने। सिखों के एक राजा हुए हैं, बहुत फेमस राजा हैं, बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं, राजा रणजीत सिंह। इन्होंने 1799 में इन सभी मिसलों को मिलाकर, सभी राज्यों को मिलाकर एक सिख एम्पायर की स्थापना की थी, एक सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि 1799 से लेकर 1849 तक चला। ये पूरा पंजाबियों का राज्य था, सिखों का राज्य था। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये उनका जो पीले कलर में मैप देख रहे हैं, ये पूरा सिख एम्पायर था, यहाँ पर फैला हुआ था। तो ये हो गए राजा रणजीत सिंह की बात। ये आप देख रहे होंगे, ये अंग्रेज़ों के समय का मैप है पंजाब का। ये जो आप पिंक कलर में देख रहे होंगे, ये वाला, ये वो इलाका था जो अंग्रेज़ों के कब्जे में डायरेक्ट कंट्रोल में था। और ये पीला वाला वो इलाका था जो कि राजाओं द्वारा कंट्रोल होता था, लेकिन अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली थी उनने। ये पंजाब का मैप है, ये अंग्रेज़ों के समय का पंजाब है पूरा। ये अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कंट्रोल में था, लेकिन ये डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं था, राजाओं द्वारा कंट्रोल होता था, लेकिन राजा अंग्रेज़ों के अधीन हो चुके थे, उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब बात करते हैं 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी में क्या क्या चेंज हुए हैं? तो 20वीं शताब्दी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज हुआ था वो हुआ था अकाली दल। अकाली दल की स्थापना हुई थी 1920 में। 1920 में एक सिखों का दल था, ठीक है, सिख धर्म के लिए एक अकाली दल, एक राजनीतिक दल के रूप में इन्होंने स्थापना की थी अकाली दल की, जो कि एक सिखों का ही एक पॉलिटिकल या राजनीतिक दल था, अकाली दल। जब 1947 में पार्टीशन हुआ, यानी कि बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, तो जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो हुआ था सिखों को, पंजाबियों को। चारों तरफ मारकाट मची हुई थी, क्योंकि पंजाब बीच में था, पंजाब को ही 2 भागों में बांटा गया था। तो सबसे ज़्यादा जो खून खराबा हुआ था वो पंजाब में हुआ था, और पंजाब को ही सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था इस पूरे पार्टीशन से, पूरे बंटवारे से, ठीक है। इसके बाद जो सिख समुदाय है, सिख ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा एक अलग से
अलग राज्य की मांग की गई थी, जहाँ पर सिख लोग हों, ओनली सिर्फ सिख लोग हों। उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की थी, ठीक है। लेकिन इस अलग राज्य की मांग को 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, यानी कि भारतीय राज्य आयोग था, जो राज्यों को बना रहा था, भाषाई आधार पर जो राज्य बन रहे थे, जो ये कमीशन बना रहा था SRC, उसने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भारत के जो राज्य बने हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं, भाषा के आधार पर राज्य बने हैं। और इन्होंने सिख मेजॉरिटी के रूप में राज्य की मांग की थी कि जहाँ पर सिख ज़्यादा हैं, सिखों को एक अलग से राज्य दिया जाए, ये वो बात कर रहे थे। तो इसलिए 1956 का जो SRC था, उसने इस पूरी मांग को रिजेक्ट कर दिया, अलग से राज्य इन्हें नहीं दिया गया सिखों को उस टाइम पे। इसके अलावा जो और समस्याएं थीं वो थी इरिगेशन, रिसोर्स, वाटर डिस्प्यूट और बहुत सारी समस्या चल रही थी, ठीक है। उन्होंने सिख ग्रुप ने ये मांग की थी कि हमारे जो पानी के सोर्स हैं, पानी के जो स्रोत हैं, उन पर हमें अधिकार मिले, क्योंकि बहुत से राज्यों के साथ पानी को लेकर विवाद चल रहा था। तो ये भी मांग की गई थी सिखों के द्वारा, ठीक है। अब हम समझते हैं पंजाब बना कैसे था, पंजाब का जो पूरा हिस्ट्री है वो जान लेते हैं, पंजाब का कैसे होगा। 1951 की बात करें तो 1951 में ये है पूरा नक्शा पंजाब का। इसमें हिमाचल प्रदेश भी साथ में था, इसके अलावा हरियाणा भी साथ में ही था, इनका बंटवारा नहीं हुआ था। 1954 की बात करें तो 1954 में नक्शा थोड़ा सा ये बदला हुआ है, हिमाचल प्रदेश अलग हो गया था इस टाइम पे, ठीक है। मतलब 1954 में भी खास फर्क नहीं पड़ा, वो लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर इसका बंटवारा होना था पूरे पंजाब प्रदेश का। जो बंटवारा सही में बंटवारा हुआ, जो रियल बंटवारा हुआ था, वो हुआ था 1966 में। 1966 में पंजाब को डिवाइड करके 3 राज्य बनाए गए, एक पंजाब, एक हरियाणा और एक बना हिमाचल प्रदेश। इनको भाषाई आधार पर डिवाइड किया गया था। जो पंजाब का ये इलाका है, पंजाब जो राज्य बना था वो पूरा पंजाबी भाषियों का था। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये हिंदी भाषी थे, यहाँ पर हिंदी ज़्यादा बोली जाती थी। तो ये हो गई पंजाब की बात। अब हम बात करते हैं द डायस्पोरा, यानी कि जो विदेशी लोग थे, जो सिख लोग थे और विदेशों में रहते थे, जिन्हें हम NRI भी बोलते हैं, NRI, ठीक है। यानी कि जो भारत में नहीं रहते हैं लेकिन सिख हैं भारत के ही, लेकिन भारत में नहीं रहते हैं। उनके द्वारा मांग की गई एक अलग राज्य की, कि हमें एक अलग मतलब देश मिले। बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब अनाउंसमेंट किए गए, विदेशों में बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए, और वहाँ के जो लीडर्स थे उनका एक नाम था विदेश में, जो उनका नाम था जगजीत सिंह चौहान, जो कि विदेश में थे, जैसे कि UK, कनाडा, USA, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सारे देशों में रहते थे। तो उन्होंने वहाँ पर ही एक अलग कंट्री बना ली थी सिखों की। मतलब बंटवारा भारत में होना है, लेकिन उन्होंने विदेश में बैठ के वहाँ से अपनी एक अलग करेंसी बना ली, अलग पूरी एक मतलब देश बना लिया। ये सारी चीज़ें वहाँ पर कर ली, ठीक है, विदेश में ही रह गए। लेकिन जो भारत का अकाली दल है उसने कभी भी ये मांग नहीं की कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, एक अलग देश चाहिए। वो सिर्फ अपनी स्वतंत्रता मांग रहा था कि हमें एक अलग से हमारा राज्य हो, अलग से हमारे पानी के पूरे रिसोर्स पर कंट्रोल हो। तो ये सारी चीज़ें अकाली दल द्वारा मांगी गई थी, लेकिन अकाली दल द्वारा कभी भी एक सेपरेट कंट्री, एक अलग से देश की मांग नहीं की गई अकाली दल द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन की। जो आनंदपुर साहब में एक प्रस्ताव पारित किया गया था 1973 में, वो क्या था? इस प्रस्ताव का बहुत ही ज़्यादा महत्व है पंजाब की हिस्ट्री में, और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है उसमें। तो जो मतलब जब भारत सरकार द्वारा इनकी सारी मांगें खारिज कर दी गई पंजाब के लिए, तो उन्होंने आनंदपुर साहब में 1973 में मिलकर, सभी सिखों ने मिलकर, जो सिखों के लीडर्स थे उनने मिलकर एक अलग से प्रस्ताव पारित किया था। और इस प्रस्ताव में क्या क्या चीज़ें थीं? इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की मांग की थी भारत सरकार से कि हमारे लिए जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो शहर है वो पंजाब को दिया जाए, क्योंकि चंडीगढ़ अभी उसको हरियाणा को भी मिला हुआ था, और जो चंडीगढ़ है वो यूनियन टेरिटरी भी था, यानी कि संघ क्षेत्र भी था। तो इन्होंने मांग की थी कि जो चंडीगढ़
शहर है वो पंजाब को दिया जाए। इसके अलावा जो पंजाबी भाषी लोग हैं या पंजाबी भाषी जो एरिया है, वो जो जगह है जो हरियाणा के पास चली गई है, वो इनको दिया जाए। ठीक है, इनको लग रहा था कि कुछ अभी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पंजाबी बोली जाती है और वो हरियाणा के कंट्रोल में, हरियाणा राज्य के कंट्रोल में है, तो इन्होंने मांग की थी कि पंजाब को वो चीज़ें दी जाएँ। इसके अलावा इन्होंने एक स्वतंत्रता, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे थोड़ी सी स्वतंत्रता मांगी थी कि हम पर ज़्यादा कंट्रोल ना रहे, हम पर ज़्यादा लिमिटेशन ना लगाई जाएँ, तो वो चीज़ें इन्होंने मांग की थी। इसके अलावा इन्होंने पंजाब में लैंड रिफॉर्म की मांग की थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की मांग की थी कि यहाँ पर औद्योगिकरण किया जाए पंजाब में, पंजाब के लोगों को रोज़गार दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने एक ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट बनाने की मांग की थी, जो सभी पूरे इंडिया में जो सिखों के गुरुद्वारा हैं उनको एक सही व्यवस्था देने के लिए ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट लाया जाए। इसके अलावा मिलिट्री में पंजाबियों को अलग से कोटा दिया जाए, मतलब पंजाबियों की संख्या, सिखों की संख्या को ज़्यादा किया जाए मिलिट्री में। तो ये सारी मांगें थीं उनके द्वारा। पंजाब मतलब जो आनंदपुर साहब रेसोल्यूशन है, आनंदपुर साहब प्रस्ताव है, उसके द्वारा ये सारी मांगें की गई थीं। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे मेन कैरेक्टर हैं पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार। इनका नाम है भिंडरावाले। इनका पूरा नाम क्या था? जनरल सिंह भिंडरावाले। ये एक रिलीजियस स्कॉलर थे, यानी कि एक संत थे, मतलब सिखों के संत थे। सिख समाज द्वारा इन्हें संत अभी भी माना जाता है बहुत से लोगों द्वारा। उस टाइम पर भी इन्हें एक मतलब संत की उपाधि दी गई थी सिखों द्वारा। इन्हें 1977 में जो दमदमी टकसाल है, एक सिखों का सबसे जो मतलब सिखों की एक पवित्र जगह है, पवित्र उपाधि है दमदमी टकसाल, उनका प्रमुख बनाया गया था 1977 में। दमदमी टकसाल वो जगह है जहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जाती है, सिख धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर लोग ये भी मानते हैं कि गुरु जो अर्जुन देव हैं उन्होंने शायद यहाँ पर कुछ मतलब पढ़ाई की थी या जो भी है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में इस दमदमी टकसाल को जाना जाता है। तो दमदमी टकसाल का प्रमुख बनाया गया था जनरल सिंह भिंडरावाले को। ये संत एक प्रकार उस टाइम पे संत थे, लोगों द्वारा इस संत की उपाधि दी गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने इतनी ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ की कि इन्हीं के लिए वो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। इन्हीं को ख़त्म करने के लिए वो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इन्होंने किया क्या, मतलब ये 1970 में दमदमी टकसाल के प्रमुख बने। उसके बाद इनका जो रवैया था वो एकदम आक्रामक था, यानी कि एकदम कठोर फैसले लेने वाले थे। तो निरंकारी सिख हैं, भारत में दो तरीके के सिख होते हैं, एक होते हैं निरंकारी और एक होते हैं नॉर्मल। निरंकारी सिख वो हैं जो ये मानते हैं कि गुरु की पदवी आज भी है। जो बाकी के सिख हैं वो ये मानते हैं कि जो गुरु ग्रंथ है वही अब आखिरी गुरु हैं, उसके बाद कोई भी गुरु नहीं हो सकता है। लेकिन जो निरंकारी सिख हैं वो ये मानते हैं कि गुरु की पदवी आज भी होती है। तो सिख धर्म दो भागों में बटा हुआ है, एक निरंकारी सिख और एक नॉर्मल सिख। ठीक है, तो निरंकारी सिख और नॉर्मल सिखों के बीच में 1978 में बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी, मतलब खून खराबा बहुत ज़्यादा हुआ था। वो इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये निरंकारी सिखों से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से नफरत करते थे। ठीक है, तो 1978 में ये हुआ था, निरंकारी सिखों के साथ इनका बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। तो तभी से इनका नाम सामने आया था, जनरल सिंह भिंडरावाले का। 1970 में अकाली दल की सरकार बनती है पंजाब में, क्योंकि इमरजेंसी के बाद लोग इंदिरा गांधी जी से बहुत ज़्यादा, पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, लेकिन इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो सारे देश में उनके खिलाफ गुस्सा फूट गया था। और 1970 में जब इमरजेंसी हटी और पंजाब में चुनाव हुए तो अकाली दल की सरकार यहाँ पर बन गई। अब यहाँ से मेन जो प्रॉब्लम है वो शुरू होती है। अकाली दल की जैसे ही सरकार यहाँ पर बनी तो अब जो कांग्रेस के उस टाइम पे काफ़ी जो बड़े नेता थे उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह, जो पंजाब के पहले सीएम भी रह चुके हैं। और संजय गांधी से इनका अच्छा मतलब नाता था, एक प्रकार से अच्छी इनकी चलती थी। संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे।
तो इन्होंने क्या किया, ज्ञानी जेल सिंह ने, इन्होंने संजय गांधी से ये कहा कि हमें अगर पंजाब में कांग्रेस को फिर से लाना है तो हमें वहाँ के लिए एक ऐसा नेता चाहिए जो अकाली दल को कमज़ोर कर सके, जो अकाली दल के खिलाफ खड़ा हो सके। तो इन्होंने ही जनरल सिंह भिंडरावाले को सामने किया, उन्हें सपोर्ट किया ताकि वो अकाली दल के खिलाफ अकाली दल को कमज़ोर कर सकें और पंजाब में सिख जो कांग्रेस की सरकार है उसे वापस ला सकें। तो इन्होंने जनरल सिंह भिंडरावाले को खुले तौर पर सपोर्ट किया, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए। ठीक है, तो जो जनरल सिंह भिंडरावाले हैं उन्हें ऊपर उठाने का या उन्हें बढ़ावा देने का जो मुख्य रूप से काम है वो संजय गांधी और ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, इंदिरा गांधी को मतलब सुझाव देकर। अब बात करते हैं द सेंट सोल्जर, यानी कि जो जनरल सिंह भिंडरावाले थे ये थे तो एक संत, लेकिन ये सोल्जर यानी कि एक सैनिक संत थे, यानी कि हथियार वगैरह रखते थे। इनके जो आप बॉडीगार्ड वगैरह देख रहे हैं ये AK-47 या बड़ी बड़ी बंदूकें रखते थे। तो वैसे वाले संत नहीं थे कि भजन कीर्तन करने वाले, ये एक प्रकार से दूसरे टाइप के संत थे, सैनिक संत इनको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं पंजाब के बारे में कि पंजाब में अब कौन कौन सी गतिविधियां हो रही थीं, क्योंकि जो कांग्रेस है वो जनरल सिंह भिंडरावाले का सपोर्ट कर रही थी और जो गवर्नमेंट है पंजाब में वो अकाली दल की थी। ठीक है, और अकाली दल की जो सरकार है वो 1977 से 1980 तक चली। 1970 से 1980 तक अकाली दल की सरकार चली। उसके बाद सरकार बनी कांग्रेस की सरकार बनी, क्योंकि कांग्रेस ने भिंडरावाले जो जनरल सिंह भिंडरावाले थे उनको अपने मतलब पक्ष में कर लिया था। और 1980 की जब चुनाव हुए तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का बहुत दबदबा था और उन्हीं की वजह से कांग्रेस की सरकार बनी पंजाब में 1980 में। 1980 में कांग्रेस की सरकार बनी और जो मुख्यमंत्री बने वो बने दरबारा सिंह, जो CM बने पंजाब के उस टाइम पे वो बने दरबारा सिंह। 1980 में एक सबसे जो बड़ी घटना हुई वो ये हुई कि निरंकारी सिख थे, उनके एक लीडर थे जिनका नाम था बाबा गुरबचन सिंह। बाबा गुरबचन सिंह जो कि निरंकारी सिखों के सबसे बड़े संत थे, सबसे बड़े लीडर थे, उनकी हत्या हो जाती है 1980 में, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। इतने बड़े लीडर की हत्या होना बहुत बड़ी बात थी। तो ये पहली हत्या थी उस टाइम पे पंजाब में। पंजाब के हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे थे। 1981 आते आते बहुत सारी मतलब हत्याएं होने लगी लैंग्वेज को लेकर और बहुत सारी प्रॉब्लमें पंजाब में चलने लगी। वहाँ पर 1981 में वो जनगणना हो रही थी। 1981 में जनगणना हो रही थी पंजाब में जनगणना को लेकर जो लैंग्वेज के सवाल पूछे जा रहे थे कि आपकी भाषा क्या है। जब जनगणना होती है लोगों से ये पूछा जाता है कि आपकी मातृभाषा कौन सी है। 1981 में जनगणना हो रही थी और ये सवाल पूछे जा रहे थे लोगों से। तो उसी टाइम पे जो पंजाब केसरी को एक बहुत फेमस न्यूज़पेपर था, पूरे भारत में था लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पर ये प्रकाशित होता था। तो उसके जो एडिटर थे उनका नाम था लाला जगत नारायण। तो इन्होंने क्या बोला था अपने लेखों में, ये बार बार ये बोल रहे थे कि जो हिंदू लोग हैं वो अपनी जो हिंदी है उसको अपनी मातृभाषा के रूप में बताएं। जो हिंदू लोग हैं वो अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी को बताएं और जो पंजाबी लोग हैं वो अपनी मातृभाषा के रूप में पंजाबी को बता सकते हैं। पंजाबी अपनी मातृभाषा को बता सकते हैं, लेकिन जो हिंदू लोग हैं वो खास तौर पर अपनी मातृभाषा हिंदी बताएं। ये उनका मेन, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में लिख रहे थे, बहुत हर जगह बोल रहे थे। तो इसी कारण से जो सिख समुदाय है वो नाराज़ हो गया था। सिख समुदाय ये चाहता था कि अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो आपको पंजाबी ही अपनी मातृभाषा बतानी होगी। सिख समुदाय का ये मानना था कि आप हिंदी ना बताइए, पंजाबी ही बताइए। और लाला जो जगत नारायण हैं ये बोल रहे थे कि आप हिंदी अपनी मातृभाषा को बताइए। तो इसी कारण से जो लाला जगत नारायण की हत्या कर दी जाती है 1981 में ही। और उस टाइम पे इतने बड़े एडिटर की हत्या करना बहुत बड़ी बात थी। मतलब पंजाब में हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे थे। पहले तो जो बाबा गुरबचन सिंह हैं निरंकारी संतों के लीडर थे, निरंकारी सिखों के लीडर थे, उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद 1981 में लाला जगत नारायण की हत्या हो जाती है।
ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इनकी हत्या हुई और इल्ज़ाम, इन दोनों हत्याओं का ही इल्ज़ाम आया था जनरल सिंह भिंडरावाले पे। जनरल सिंह भिंडरावाले के समर्थकों ने ही इनकी हत्या की थी और इल्ज़ाम इन पर आया। इनके पर इल्ज़ाम आने के बाद जब सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो भिंडरावाले को अरेस्ट किया गया, लेकिन अरेस्ट होने के तुरंत बाद ही, मतलब एक या दो दिन में ही, एक दो दिन में ही इन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि जनरल सिंह भिंडरावाले इतने फेमस हो चुके थे पंजाब में कि लोगों के दबाव की वजह से सरकार को इनको बहुत ही जल्दी छोड़ना पड़ा, जेल से निकालना पड़ा। तो अब दिक्कत ये होती है कि जैसे ही इन्हें निकाला गया तो उस चीज़ का जो जनरल सिंह भिंडरावाले हैं, इन्होंने बहुत बड़ी लेवल पर मतलब प्रचार किया, अपनी बढ़ाई की कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता है, हम इतने जल्दी छूट गए। और उस गिरफ्तारी से ज़्यादा जब इनको छोड़ा गया तो इनका प्रभाव अब और ज़्यादा बढ़ चुका था। लोग ये समझ चुके थे कि इनकी बहुत बड़ी पहुंच है, सरकार भी इनसे डरती है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी। अब आते हैं 1982 में। 1982 में क्या हुआ, भिंडरावाले और अकाली दल, जो कि अब सत्ता से बाहर हो चुका था, दोनों ने हाथ मिला लिया। भिंडरावाले और अकाली दल दोनों ने मिल के, अकाली दल के उस टाइम पर नेता थे संत हरचंद सिंह लोंगोवाल। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल उस टाइम पे अकाली दल के नेता थे। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत की। धर्म युद्ध मोर्चा यानी कि एक धर्म के लिए लड़ाई। इन्होंने आनंदपुर साहब रेवोल्यूशन या आनंदपुर साहब प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चालू किया। आनंदपुर साहब प्रस्ताव मैंने आपको बताया था 1973 में ये लाया गया था। तो इस प्रस्ताव को मानने के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया कांग्रेस गवर्नमेंट पर, जो कि उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में। तो उस सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया। नवंबर 1982 में क्या होता है कि भारत में एशियन गेम होने वाले थे। भारत और भारत में पहला इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, मतलब बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे एशियन गेम का भारत में होना। और इसी एशियन गेम का विरोध करने के लिए इन दोनों ने, अकाली दल ने और भिंडरावाले ने, खुले तौर पर सरकार को चैलेंज किया था कि हम इनका विरोध करेंगे और ये होने नहीं देंगे। इन्हीं गेम्स के दौरान हम मतलब विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो सरकार इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्त थी कि अगर एशियन गेम में विरोध प्रदर्शन होते हैं तो भारत तो ठीक है, विदेशों में ही हमारी छवि बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो इसी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली की जो बॉर्डर है, पंजाब और दिल्ली का जो बॉर्डर है, वहाँ पर बहुत सख्त चेकिंग होती थी और ख़ास तौर पर चेकिंग होती थी सिखों की, क्योंकि सिखों द्वारा ही ये मतलब किया गया था कि हम वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में। तो ख़ास तौर पर दिल्ली में घुसने के लिए सिखों की बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ चेकिंग होती थी। इसमें कुछ आर्मी के अफसर भी थे, इनकी मतलब चेकिंग होती थी, कुछ लोगों की बेइज्जती वगैरह भी होती थी। तो इसी बेइज्जती को सिखों ने या जनरल सिंह भिंडरावाले ने बाद में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर उठाया कि सिखों के साथ एक दूसरे दर्जे के नागरिक का व्यवहार होता है, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है भारत सरकार, और सिखों को एक प्रकार से मतलब नीचा समझते हैं भारत के लोग। ये जनरल सिंह भिंडरावाले ने लोगों को भड़काया। इसके बाद जो चेकिंग हो रही थी, उसके बाद बॉर्डर पर सख्त चेकिंग हो रही थी सिखों के द्वारा। आर्मी के अफसर थे, सिख थे लेकिन वो, तो उनके साथ भी सख्ती के साथ चेकिंग की जा रही थी। तो इस वजह से सिखों को उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती टाइप की झेलनी पड़ी। तो जनरल सिंह भिंडरावाले ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को भड़काया कि सिखों को ये लोग दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं, नीची दर्जे का लोग समझते हैं, नीचे दर्जे का समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें भिंडरावाले द्वारा फैलाई जा रही थी। इसके बाद मामला आता है अब 1983 में। अप्रैल 1983 में एक बहुत बड़ी घटना घटी। पंजाब के डीआईजी थे डीआईजी एएस अटवाल। डीआईजी एएस अटवाल को जो गोल्डन टेम्पल है उसकी सीढ़ियों पर गोली मार के हत्या कर दी जाती है, और हत्यारे गोली मार के गोल्डन टेम्पल में ही अंदर छिप जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, डीआईजी लेवल के अफसर को मारकर, और जो हमलावर हैं वो उसी मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। और उस टाइम पर जनरल सिंह भिंडरावाले का इतना ज़्यादा खौफ था कि 2 घंटे तक डीआईजी की लाश
2 घंटे तक डीआईजी की लाश उसी सीढ़ियों पर पड़ी रही। किसी भी पुलिस वाले की या पूरे राज्य के पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हुई कि इस पुलिस वाले की लाश को वापस उठा के ले जाएं या उसका अंतिम संस्कार वगैरह करवा दें। लेकिन 2 घंटे तक जब लाश पड़ी रही तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे दरबारा सिंह, मैंने आपको पहले ही बताया था, दरबारा सिंह ने इनको फ़ोन लगाया जनरल भिंडरावाले को और कहा कि आप ये मतलब पुलिस वाली लाश उठाने आ रहे हैं तो आप उन्हें उठाने दें। तो इन्होंने कहा था कि हाँ उठा ले जाओ, हमें उससे क्या दिक्कत है। तो इतना खौफ था, आप खुद सोचिए कि इतना ज़्यादा खौफ था जनरल सिंह भिंडरावाले का कि पूरे राज्य की पुलिस भी उसका मतलब उनका कुछ नहीं कर सकती थी। तो ये 1983 की बात है। अक्टूबर 1983 में और घटना घटी। 6 हिंदुओं को एक बस में से उतार कर उन्हें मार दिया गया, गोली से मार दिया गया। 6 हिंदुओं को, खासतौर पे हिंदुओं को एक बस में से उतारा गया और उन्हें मार दिया गया। इसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा हत्याएं हो रही थी। इसके बाद सिखों को भी मारा गया बाहर, फिर हिंदुओं को और भी दूसरी बस में से निकाल के भी मारा गया। रात में बसों का आना जाना बंद कर दिया था सरकार ने। रात में बसों का एक जगह से दूसरी जगह जाना पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। इतनी ख़राब हालत हो गई थी पंजाब में। दिन रात मतलब एक दूसरे की हत्याएं हो रही थी, कभी कोई मर रहा है, कभी कोई मर रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है और पंजाब के बाहर सिखों को मारा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसके बाद अब 1983 के बाद 1983 में ही पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और जो पंजाब की सरकार है उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके बाद जो सबसे मेन टेंशन शुरू हुई है, मेन प्रॉब्लम शुरू हुई है, वो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ही हुई है। क्योंकि जो दरबारा सिंह थे, कांग्रेस के उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे, दरबारा सिंह जनरल भिंडरावाले के सख्त विरोधी थे और इन्होंने ही उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ था, जनरल सिंह भिंडरावाले को। लेकिन जब 1983 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो अब इसको किसी बात का मतलब वो नहीं था, डर नहीं था। अब ये खुले तौर पर कुछ भी कर सकता था। अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की जो पृष्ठभूमि है, जो नींव कह सकते हैं, आधार कैसे बना। तो जो आतंकवादी थे, जनरल सिंह भिंडरा के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हथियार इकट्ठे कर लिए थे हरमंदिर साहब में। गोल्डन टेम्पल में बहुत सारे हथियार इकट्ठे करते जा रहे थे। ट्रकों के ट्रक भर भर के हथियार आते थे गोल्डन टेम्पल में और अंदर वो रखते जाते थे। और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जो जनरल सिंह भिंडरावाले के फॉलोअर्स हैं, वो उसी मंदिर में रहते थे और वहीं पर इकट्ठे होते जा रहे थे। जो खास बात हुई वो हुई 15 दिसंबर 1983 में। 15 दिसंबर 1983 में जनरल सिंह भिंडरावाले ने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त जो कि सिखों में सबसे एक मुख्य जगह मानी जाती है अकाल तख्त। अकाल तख्त वो जगह है जहाँ से जो सिखों का सबसे प्रमुख आदमी होगा वो वहाँ से अपनी सारी गतिविधियाँ करता है, वहाँ से सारे ऑर्डर देता है। एक प्रकार से अकाल तख्त सिखों का सबसे ऊंचा सिंहासन है। अकाल तख्त को जो मुग़ल बादशाह का सिंहासन था उससे 1 फीट ऊंचा बनाया गया था। अकाल तख्त को मुग़ल बादशाह का जो सिंहासन था उससे 1 फुट ऊंचा बनाया गया था ताकि ये संदेश दिया जा सके कि धर्म का जो स्थान है वो किसी भी राजा महाराजा से ऊपर होता है। तो अकाल तख्त पर कौन बैठता था? सिखों का जो सबसे बड़ा धार्मिक गुरु होता था वो यहाँ पर बैठता था। लेकिन जनरल सिंह भिंडरावाले ने इस अकाल तख्त पर अपने दम पर, अपनी पावर के दम पर इस पर कब्जा कर लिया था 1983 में। इसके बाद जब इस पर अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर हथियार इकट्ठे होना चालू कर लिए तो इंदिरा गांधी ने इस पूरे मैटर को कंट्रोल करने की कोशिश भी की। अकाली दल के बहुत सारे लोगों को समझाया इंदिरा गांधी जी ने, उनसे मीटिंग की और इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश की। लेकिन भिंडरावाले उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था और इन्होंने सभी प्रपोजल को, सभी प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ जो अकाली दल के नेता थे उन पर भी आरोप लगाया कि आप लोग सत्ता के लालच में मतलब सरकार के साथ या इंदिरा गांधी के साथ समझौता कर रहे हैं। तो इन्होंने सभी प्रस्ताव को नकार दिया था। इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी कि इस पूरी कंडीशन को सुधारा जा सके, कंट्रोल किया जा सके, लेकिन भिंडरावाले उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल व्यक्ति बन चुका था और उसे सपोर्ट किसका था? पाकिस्तान का।
पाकिस्तान खुले रूप में भिंडरावाले का सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान चाहता ही था कि भारत के लोग आपस में ही लड़के ख़त्म हो जाएं या भारत के लिए कोई सिरदर्द बन जाए, तो ये वो चाहता था। ये आप गोल्डन टेम्पल का मैप देख रहे हैं, यहाँ पर ये है अकाल तख्त, ये है हरमंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर बीच में है। ये वो लाइब्रेरी है, यहाँ पर पंजाब सिखों की बहुत ज़्यादा पवित्र ग्रंथ यहाँ पर रखे रहते हैं। और ये अकाल तख्त है जहाँ पर जनरल सिंह भिंडरावाले ने कब्जा कर लिया था। अब आते हैं इसके बाद की और दिक्कतों पे कि इसके बाद और क्या क्या दिक्कतें हुई। तो इसी टाइम पर 83-84 में सिखों और हिंदुओं के बीच में लगातार टेंशन्स बढ़ रही थी, लगातार हत्याएं हो रही थी। हरियाणा में हत्याएं हो रही थी, सिखों के गुरुद्वारों को तोड़ा जा रहा था पंजाब से बाहर। पंजाब में हत्याएं हो रही थी, पंजाब के अलावा हरियाणा या उसकी अलग अलग राज्यों में भी हत्याएं हो रही थीं या गुरुद्वारे को तोड़ा जा रहा था। एक प्रकार से हिंदू और सिख उस टाइम पर आमने सामने आ गए थे। अब बात करते हैं 1 जून 1984 की। 1 जून 1984 से पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया था। पहले वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था, लेकिन 1 जून को वहाँ पर पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया था। आर्मी का कंट्रोल हो गया था, सारी कम्युनिकेशन को बंद कर दिया गया था। जो सारे पत्रकार थे, रिपोर्टर थे, पत्रकार थे, उन्हें पंजाब से बाहर कर दिया गया था। ख़ास तौर पर अमृतसर से बाहर कर दिया गया था। वहाँ पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स को वहाँ पर कंट्रोल दे दिया गया था। न्यूज़पेपर और न्यूज़ रिपोर्टर थे, उन्हें वहाँ से अमृतसर से जाने के लिए कह दिया गया था। अब आते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 8 जून तक चला था, लेकिन जो मुख्य फाइट है, जो मेन लड़ाई हुई थी, वो हुई थी 3 जून से 6 जून तक, 6 जून 1984 तक। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक कोड नेम रखा गया था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था जो अकाल तख्त पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, भिंडरावाले के नेतृत्व में जो बहुत सारे यहाँ पर आतंकवादी इकट्ठे हो गए हैं, उनको ख़त्म करना। सीधा इनका मकसद एक ही था कि उनको ख़त्म करना। 3 जून को एक ख़ास बात ये थी कि 3 जून को ही गुरु अर्जुन देव हैं, जिन्होंने जो गोल्डन टेम्पल है, हरमंदिर साहब है, उसकी स्थापना की थी गुरु अर्जुन देव ने। तो इनका उस टाइम पे जयंती थी, एनिवर्सरी थी, शहीदी दिवस था उस टाइम पे। गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस था 3 जून को। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालु थे वो गोल्डन टेम्पल में घुसे हुए थे, लोग मत्था टेकने आते हैं। आर्मी ने क्या किया, 3 जून को अनाउंस कर दिया कि जितने भी लोग अंदर हैं आप बाहर आ जाइए, क्योंकि आर्मी ने चारों तरफ से उस हरमंदिर साहब को घेर लिया था और सभी लोगों से बोल दिया गया था, बार बार बोला जा रहा था कि आप लोग मंदिर को छोड़ दें, यानी कि मंदिर से बाहर आ जाएं। लेकिन जो भिंडरावाले के आदमी हैं वो उन्हें बाहर आने नहीं दे रहे थे, वो उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी अंदर रहेंगे तो आर्मी कमज़ोर पड़ जाएगी, आर्मी सीधे आक्रमण नहीं कर पाएगी, सीधे हमला नहीं कर पाएगी। जो ये आप देख रहे हो, ये फ़ोटो स्टैम्प की है, ये आर्मी के ऑफिसर हैं भारत के, जो हरमंदिर साहब का दौरा कर रहे हैं। हमले के बाद की तस्वीर है ये। जो भारत के ऑपरेशन के जो कमांडर थे, जिनके ऑर्डर से ये पूरा ऑपरेशन हो रहा था, उनका नाम था मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। कुलदीप सिंह बरार की अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और जो आतंकवादियों की तरफ से जो एक मुख्य रूप से वहाँ से जो एक आर्मी के ऑफिसर थे, उनका नाम था मेजर जनरल सहवाग सिंह। मेजर जनरल सहवाग सिंह वो आदमी थे जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पर इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल था उस लड़ाई में, पाकिस्तान के साथ लड़ाई में इनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन इनकी भी जब 1982 में जब दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग चल रही थी, तो इनका भी बहुत इनके साथ ये बदसलूकी हुई थी और ये खुली तौर पर भिंडरावाले का सपोर्ट कर रहे थे। तो भिंडरावाले की तरफ से मेजर जनरल सहवाग सिंह थे, जो उनके जो आतंकवादी थे उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। और भारत की आर्मी की तरफ से मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार थे। ये उसकी तस्वीर है, हमने आपको बताया है, ये हमले की बात की तस्वीर है। निरीक्षण करने के लिए कुलदीप सिंह बरार और उनकी पूरी टीम गई थी।
जो मुख्य लड़ाई हुई वो हुई 5 जून को। 3 जून को लोगों से बोला गया कि आप बाहर निकल आइए, ये और वो सारी चीज़ें होती रहीं और छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही थी, कोई कहीं से गोली चला रहा है, कोई कहीं से गोली चला रहा है। लेकिन जो मुख्य लड़ाई हुई वो हुई 5 जून की शाम को। 5 जून की शाम को मिलिट्री ने अंदर जाना चालू किया, लेकिन जो मिलिट्री है उसे ये अनुमान नहीं था कि अंदर कितने प्रकार के हथियार हैं। और आर्मी जैसे ही अंदर घुसी उन पर इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई, इतनी चारों तरफ से इतनी ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन गनों से फायरिंग हुई कि इनको बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि इन्होंने उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। यानी कि वो उनकी शक्ति को सही से आकलन नहीं कर पाए थे कि अंदर कितने ज़्यादा आतंकवादी हैं, कितने ज़्यादा हथियार हैं। तो आर्मी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ शुरू में, क्योंकि जो आतंकवादी थे उनके पास एंटी टैंक मिसाइल थी, एंटी टैंक्स गन थी, रॉकेट लॉन्चर थी, मशीन गन थी और बहुत ही एडवांस तरीके के हथियार थे। और सबसे बड़ी बात, वो ट्रेंड थे, अच्छी तरीके से उनको ट्रेनिंग मिली थी हथियार चलाने की। तो इन्हीं सब को देखते हुए जो इस भारत के ऑपरेशन के जो मेजर जनरल बरार थे, मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार थे, उन्होंने 6 जून को ये डिसाइड किया कि अकाल तख्त मतलब अगर हमें इनको कंट्रोल करना है और जनरल भिंडरावाले को ख़त्म करना है तो हमें टैंकों की मदद लेनी पड़ेगी। आर्मी टैंक बुलाया गया 6 जून को। 6 जून को आर्मी टैंक बुलाया गया और भिंडरावाले पर लगातार फायरिंग की गई, टैंकों से फायरिंग की गई और आर्मी ने एक प्रकार से अपनी फुल ताकत लगा के इस पूरे ऑपरेशन को ख़त्म किया और भिंडरावाले को मतलब ख़त्म कर दिया। वो तबाह मर चुके थे उस टाइम पे, ठीक है, 6 जून को। इसके अलावा जो डैमेज है अकाल तख्त को, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। आप यहाँ पर फ़ोटो देख रहे होंगे, ये है अकाल तख्त, उस टाइम की फ़ोटो है। ये आप फ़ोटो देख लीजिए और इसके पहले मैंने आपको ये फ़ोटो दिखाई थी, ये फ़ोटो, ये अकाल तख्त उस टाइम पे है जिस टाइम पे फायरिंग नहीं हुई थी, ये वाली फ़ोटो। और ये वो फ़ोटो है जो अकाल तख्त पर जब फायरिंग हुई उसके बाद ये सामने आई थी, ये वाली। यानी कि अकाल तख्त पूरी तरीके से टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था। इसके अलावा जो यहाँ पर एक लाइब्रेरी थी, सिखों की सबसे पवित्र लाइब्रेरी थी, पवित्र यहाँ पर ग्रंथ रखे हुए थे, वो उस लाइब्रेरी में भी आग लग गई। यहाँ पर पूरे टैंक चलवा दिए थे आर्मी ने। हरमंदिर साहब को सरकार ने पहले ही कहा था और बड़े बड़े ऑफिसरों ने ये आदेश दिया था कि हरमंदिर साहब पर गोलियाँ नहीं चलनी चाहिए, जो मुख्य मंदिर है उस पर गोलियाँ नहीं चलनी चाहिए और ना ही इसे कोई नुकसान पहुँचना चाहिए। लेकिन जब गोलियाँ चली तो इस पर भी कुछ गोलियाँ आई थीं, इस पर भी कुछ गोलियाँ चलाई गईं। इसके अलावा यहाँ पर आर्मी के टैंकों को चलाया गया, जिससे जो सिख धर्म के लोग हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इस बात को लेकर कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सिखों की सबसे पवित्र जगह है वो यही है, गोल्डन टेम्पल, और इसी पर आर्मी ने टैंक चलवाए, गोला बारूद दागा गया, टैंकों से हमला किया गया, मिसाइलों से हमला किया गया और तो और हरमंदिर साहब पर भी कुछ गोलियाँ चलाई गईं। तो इससे जो सिख धर्म के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, ठीक है। इसके अलावा जब इस पूरे कैंपस की सर्चिंग हुई तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए, एक से एक ऑटोमेटिक हथियार जो जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके आतंकवादियों ने यूज किए थे वो यहाँ से बरामद हुए। एक प्रकार से आर्मी ने तो अपना काम कर लिया, आर्मी ने तो यहाँ पर एक प्रकार से जीत हासिल कर ली। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल हुआ वो था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ राजनीतिक मिस्टेक जरूर रही है। राजनीति की वजह से इतना बड़े लेवल पर ये सब करना पड़ा। अगर शुरू से जनरल सिंह भिंडरावाले को समर्थन नहीं दिया जाता या उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसके अलावा जो सिखों की धार्मिक भावना बहुत ज़्यादा आहत हुई इस पूरे चीज़ को लेकर। आर्मी के द्वारा ये बताया गया कि हमारे 83 जवान मारे गए हैं और 248 जवान घायल हुए हैं और इसके अलावा 500 मिलिटेंट मारे गए हैं, यानी कि आतंकवादी 500 मारे गए हैं। 83 जवान मिलिट्री के मारे गए थे और 500 आतंकवादी मारे गए थे। इसी के बाद मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही जो रूरल एरिया में गांव देहातों में आतंकवादी छुपे हुए थे उनको भी ढूंढ के ख़त्म किया गया। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद क्या क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद ही बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो 31 अक्टूबर 1984 को एक बहुत ही बड़ी घटना घटी भारत में। इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी और इन्हीं की 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा। उन्हीं के जो सिख बॉडीगार्ड हैं
सिख बॉडीगार्ड थे इनकी सुरक्षा में इंदिरा गांधी की, और उन्हीं ने ही मतलब उन पर मशीन गन से फायरिंग करके पूरी तरीके से मतलब ख़त्म कर दिया इंदिरा गांधी जी को 31 अक्टूबर 1984 को। इसके बाद 1985 की बात करें तो 1985 में एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी, एयर इंडिया की एक हवाई जहाज़ जिसका नाम था कनिष्का को अगवा किया गया, ठीक है, दिल्ली से, और इनके 329 पैसेंजर को पूरी मतलब ख़त्म कर दिया गया। 329 लोगों को मार दिया गया था 1985 में। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था, जिस टाइम पे ये पूरी घटनाएं हो रही थी, कि पंजाब अब भारत के हाथ से निकल जाएगा, पंजाब के लोग भारत से बुरी तरीके से नफरत करने लगे थे, ठीक है। वो तो स्थितियाँ सब अलग ही बनना, हो सकता था कि पंजाब एक अलग राज्य बन जाता, लेकिन अब स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में हैं। 1985 में क्या हुआ था, हरचंद सिंह लोंगोवाल, मैंने आपको बताया था अकाली दल के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे अकाली दल के, इनकी हत्या हो जाती है 1985 में, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, राजीव गांधी के साथ, जो इंदिरा गांधी के लड़के थे, बड़े बेटे थे, उनके साथ, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ एक समझौता कर लिया था, और इसी समझौते के विरोध में जो एकदम आक्रामक सिख थे, ठीक है, उन्होंने, जो भिंडरावाली के फॉलोअर्स थे, उन्होंने हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर दी 1985 में। 1986 में जनरल AS वैद्य, जिनकी अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये बहुत बड़े लेवल के अफसर थे, जनरल AS वैद्य, इनकी हत्या कर दी जाती है 1986 में। इसके अलावा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो कुलदीप सिंह बरार थे, उनको बहुत ज़्यादा सुरक्षा में रखा गया था इसी की बात से। 1986 में जब जनरल AS वैद्य की हत्या हुई, तो उसके बाद में जो कुलदीप सिंह बरार थे, उनको एक गुप्त तरीके से आज भी रखा जाता है, किसी को मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे रहते हैं। इसके बाद फिर एंटी सिख राइट हुए, यानी कि सिख विरोधी दंगे हुए पूरे देश में, खास करके दिल्ली में इतने बड़े लेवल पर सिख विरोधी दंगे हुए कि मात्र 3 दिनों में 3000 सिखों को मार दिया गया था। उनकी दुकानें वगैरह लूट ली गई थी, ट्रकों में से निकाल मारा गया था। मतलब बहुत खतरनाक तरीके से 3 दिनों तक दंगे हुए थे। इसके अलावा जब ये दंगे हो रहे थे, तो एक राजीव गांधी ने भी भड़काऊ टाइप का बयान दे दिया था, एक प्रकार से विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में हलचल होती है, यानी कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी कि उन्होंने एक प्रकार से जो ये सिख विरोधी दंगे हो रहे थे, इनको सही बताया था एक प्रकार से। तो सिख विरोधी दंगों में जो कांग्रेस के लीडर हैं सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार, दोनों को इसमें दोषी पाया गया था। उनको सज़ा वगैरह भी हुई थी, पार्टी से निकाल दिया गया था, और ये सारी चीज़ें हुई थी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कितने बड़े लेवल पर सिख विरोधी दंगे हो रहे थे, पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे हुए थे। इसके बाद से ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया 1986 में। 1988 में भी एक ब्लैक थंडर चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर फर्स्ट और ऑपरेशन ब्लैक थंडर सेकंड, ये दोनों ऑपरेशन चलाए गए थे पंजाब में पूरी तरीके से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। और ये जो ऑपरेशन चलाए गए थे, ये भी गोल्डन टेम्पल में ही चलाए गए थे। गोल्डन टेम्पल में फिर से आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार उस टाइप की फाइट नहीं हुई थी, उस टाइप की लड़ाई नहीं हुई थी। इस टाइम पर अलग लेवल की लड़ाई हुई थी। IPS ऑफिसर थे KPS गिल, इनकी अगुवाई में ये दोनों ऑपरेशन चलाए गए थे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन्होंने इस ऑपरेशन को पूरा किया था। और इस बार पूरी मीडिया को फुल मतलब आज़ादी थी कि आप इस चीज़ को देखें कि हम कैसे ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें मतलब अच्छे से एक प्रकार से सही तरीके से ये ऑपरेशन चलाए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पंजाब में आतंकवाद की, पंजाब में आतंकवाद कैसे ख़त्म हुआ धीरे धीरे करके, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के 10 साल बाद धीरे धीरे करके मिलिटेंसी को कंट्रोल किया गया। 1992 में यहाँ से जो राष्ट्रपति शासन है वो हटाया गया। ISI ने ट्रेनिंग दी थी, पूरे जो टेररिस्ट थे उन्हें ISI का सपोर्ट था, ISI ट्रेनिंग वहाँ से दे रहा था। ऑपरेशन बुडरो चलाया गया पंजाब में मिलिट्री जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करने के लिए। 1992 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस यहाँ पर फिर से पावर में आई, कांग्रेस की सरकार हुई। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री थे CM
बींद सिंह, इनकी भी हत्या कर दी गई थी 1995 में। तो आप देख रहे हैं कि 1995 तक पाकिस्तान में हत्याओं का दौर चालू था, लेकिन अब पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी कंट्रोल में है। लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान इतनी ख़राब स्थिति में था कि कुछ भी हो सकता था। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर।